एनटीपीसी एग्जाम में तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जो भी तुक्का लगाने की ट्रिक हम आपको बताएंगे वो बातें आप अच्छे से जानते हैं कि वो तुक्का लगाने की ट्रिक 100% वर्क करेगी। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, ये सारे ही आपके एनटीपीसी 2021 के प्रश्न होने वाले हैं। किसी प्रश्न पर यहाँ पर लिखकर नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पर ये एनटीपीसी 2021 के हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि जितने भी ये आपके प्रश्न होंगे ये सारे ही एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। 2018 के आपके कंप्लीट हो गए थे, अब ये 2021 के जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद नए आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो वाले आपको लिए जाएंगे, जो कि नए साल वाले होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से 2116 रुपये हो जाएगी। हमने बोला यहाँ पर मूलधन क्या है, तो मूलधन है आपका 1600 रुपये। हमने बोला मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन है आपका 2116 रुपये। हमने बोला आपको तुक्का लगाना है, यहाँ पर आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला यहाँ पर ये आपका मूलधन जो है इसमें कितने जीरो हैं, तो 1 और 1 2, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हमने बोला सीधा ही लगा दो, 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अब काफ़ी लोग यदि ऐसा सोच रहे हों कि ऐसा कैसे हो गया, तो ये समझ लीजिए कि आप लोग अभी नए आए हो इस क्लास में। जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है और ये ऐसा हुआ कैसे है। तो ये चीज़ आप पुराने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली समय निकालने वाली वीडियो देखी होगी वो अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप जितने भी लोग हो जो यदि समझ नहीं पाए हो तो आप सीधा चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें आपको समय निकालना बताया गया है, दर निकालना बताया गया है और भी सारी काफ़ी तुक्का लगाने की ट्रिक बताई गई हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हो, चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यदि A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 4/5 है तो C/A कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपसे बोला जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप उससे पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि उससे आपके कौन सी संख्या कट रही है। हमने बोला यहाँ पर C के लिए सबसे पहले बोला गया है, तो C यहाँ पर है आपका 5 यदि हमें C यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में रखा हुआ है तो हमें स्टार्टिंग वाली ही यहाँ पर वैल्यू सबसे पहले देखनी होगी। तो 5 से आपका ये कट जाएगा, ये आपका कटेगा नहीं, 5 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। हमने बोला यहाँ पर A है तो A की यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए A लास्ट में है तो लास्ट वाली संख्या हमें देखनी होगी, तो 2 से देखेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर सारी संख्या कट रही हैं। तो यहाँ पर दूसरी ट्रिक हमें लगानी होगी। तो देखिए सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जो आपको पसंद आता है बस वही आपके मायने रखता है। हमने बोला देखिए यहाँ पर क्या है, आपका B है और यहाँ पर आपका ये B का रेशियो हो गया और B आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर B जो है यहाँ पर 3 है और B यहाँ पर जो है वह 4 है। तो हमने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो है वो तो आपके समान होने चाहिए। यदि हम यहाँ पर रेशियो समान करना चाहें तो यहाँ पर हम इसमें आपका 4 से इंटू कर देंगे और इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से इंटू कर देंगे। सबसे पहली वैल्यू हमसे किसकी पूछी गई है, C की पूछी गई है। तो C का जो रेशियो है उसमें आप क्या करोगे 3 से इंटू कर दोगे, 5 या 15। 15 कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर आपके 15 के 2 ऑप्शन मिल जाते तब आप क्या करते, यहाँ पर A देखते, A यहाँ पर लास्ट में दिखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा हम यहाँ पर 2 में कर देंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर हमें मिल जाता, तो यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टैंक में A और B 2 इनलेट हैं, यानी कि 2 इनलेट ऐसे पाइप हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट C पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और A, B और C को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, A और B 2 पाइप हैं जो कि भरते हैं और C जो पाइप है जो क्या करता है, खाली करता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। हमें सीधा यहाँ पर ये क्या देखना है, यहाँ पर क्या है आपका 20 घंटे और यहाँ पर कितना है आपका 12 घंटे और यहाँ पर 15 घंटे। अब हमने बोला कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। आपको सीधा ये देखना है कि 15, 20 और 12 इनका यहाँ पर यदि एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सिर्फ आपको इतना करना है। तो एलसीएम आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए
60, यहाँ पर 60 एलसीएम आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा ही डिवाइड करके देख लो। 60 जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगा भैया आपका आंसर होगा, 60 जिस संख्या से डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 35 से 60 डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 27 से हो जाएगा? नहीं होगा। 40 से हो जाएगा? तो यहाँ पर 40 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 30 से होगा, तो 30 ही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, √6 और √24 का गुणनफल डैश 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 होगा। यानी कि इनका यदि हम गुणनफल करें तो आपका क्या निकलेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपके जो करड़ी वाले प्रश्न होते हैं, देखिए घातांक होता है यानी किसी संख्या पर आपकी घात लगी हो, और करड़ी होता है आपकी रूट के अंदर होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा, करड़ी के प्रश्न आपके यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में और ग्रुप डी में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको करड़ी को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, घातांक और करड़ी को अच्छे से पढ़ लेना है। हम यहाँ पर आपको एक ही बात बताएंगे, जब कभी भी देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया जाता है कि जैसे कि √5 की वैल्यू आपकी इतनी है, और यहाँ पर कुछ भी आपको ये दे दिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर आपको हमेशा ही क्या करना है कि वहाँ पर हमेशा ही आपको ये देखना है कि ये दोनों जो पक्ष होंगे उसमें यदि यहाँ पर √5 की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर जो भी पक्ष दिया गया है उसमें आपको √5 बना लेना है। इसी प्रकार से हमेशा यहाँ पर और यहाँ पर ये आपके दो पक्ष दिए गए हैं, और दोनों पक्षों में ही आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन बना लेना है। अगर आपने इतना कर लिया, दोनों ही पक्षों में यदि आपने कॉमन बना लिया, तो आपको क्वेश्चन जो होगा सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपको दोनों जितने भी पक्ष दिए गए होंगे उनमें आपको कॉमन बना लेना होगा। अब कॉमन बनाएंगे कैसे? हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 6 है, यहाँ पर कितना है, 24 है। तो क्या हम इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते, 6 × 4, इस प्रकार से नहीं लिख सकते? यदि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या लगा है, गुणा का निशान लगा हुआ है। यदि गुणा का निशान लगा हुआ है तो सबसे पहले बाहर वाली संख्याओं में इंटू कर दो, तो 4 × 12 कितना हो गया, 12 इंटू, इसके बाद यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, 6 है। आपको भी पता होनी चाहिए कि यदि यहाँ पर गुणा में लगा हुआ है एक रूट, और यहाँ पर भी गुणा में है, यदि ये दोनों संख्याएं आपकी गुणा में है, इंटू में है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, एक ही रूट के अंदर आप इन दोनों संख्याओं को लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पर लिख दिया हमने 6 इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक 6 बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से आपका 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब यहाँ पर बोला गया कि भाई कौन सी संख्या होगी, तो देखिए अभाज्य संख्या जो होगी, अभाज्य संख्या तो ये नहीं होगी क्योंकि ये और ही संख्याओं से कट रही है। ठीक, इसके बाद इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और इसके बाद एक है आपका नेगेटिव संख्या यानी कि नकारात्मक तो होगी नहीं। इसके बाद है आपकी ये आपकी अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना रखा जा सके, यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम वन लगा दें इसके नीचे, तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं है? तो आप बोले सर P/Q के रूप में है, यानी कि अपरिमेय संख्या तो कभी हो नहीं सकती, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपकी ये वाली जो करड़ी वाला टॉपिक होगा ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कौन सी संख्या कैसी होती है। ठीक, यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसमें आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य, और आपसे पूछ लिया जाएगा भाज्य कौन सी होगी, तो भाज्य वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों तो वह भाज्य कहलाएगी, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों तो वह भाज्य कहलाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए आप यहाँ पर बोलोगे सर भिन्न में यदि दी जाती हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, लेकिन ये आपकी रूट में रखी हुई हैं तो ये तो काफ़ी हार्ड हो गया। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि जो भिन्न के रूप में दी जाती हैं वो आपकी हार्ड हैं, लेकिन इस प्रकार से रूट में दी गई हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं यदि आपके रूट के अंदर रखी हुई है। आप बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, हमने बोला एक संख्या कितनी दी हुई है, √5, और एक संख्या कितनी दी हुई है आपकी √7। सिर्फ सेकंडों में आंसर दोगे आप, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, हमने बोला ये है आपका √5 और ये है आपका √7, हमने बोला इनके बीच में जो संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक,
अब आपको देखिए करना क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक संख्या देखनी है ऐसी और उसी संख्या से आपको इंटू करना है जो कि आपका इससे नीचे क्या होगा, उसका गुणनफल आएगा। जैसे कि हमने ये बोला कि यहाँ पर कितना है 5, हमने बोला यदि हम 2 का इंटू 2 में करें तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये 4 ये 5 से कम है, बिल्कुल 5 से कम है, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके लगभग में आना चाहिए। ठीक, इतना आपको करना है। तो यहाँ पर हमने बोला यहाँ पर कितना है √5, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, और 4 इसके लगभग में ही है और इससे कम ही है, कम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 2 मिला। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कितना है, ये आपका √7 है। यदि ये √7 है तो हमने बोला कि ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें आपस में इंटू करें उसी का, तो वहाँ पर 7 से कम हो। हमने बोला 2 का यदि हम 2 से इंटू करते हैं, 2 का यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो कितना बनता है आपका 4 बनता है, और यदि हम 3 से इंटू कर दें तो कितना होता है 9 होता है। तो यानी कि हम इसे तो नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे ज़्यादा हो रहा है, हम क्या लेंगे, यही लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमें फिर से कितना मिला, 2 मिला। यानी कि 2 और 2, यानी कि 2 और 2 के बीच में जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखें तो ये तो आपका ज़्यादा हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये आपका 1 हो रहा है, यानी कि 2 से कम हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि ये 2 से ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 2 के आसपास कौन सा है, यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है इसका आंसर कितने में आएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, और इसका जो आंसर है ये भी आपका 2 पॉइंट कुछ करके आएगा। यानी कि ये वाला इससे छोटा है, यहाँ पर बीच में आने वाली संख्या इससे बस बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। तो आप ये ट्रिक लगाइएगा, कभी भी आपका जो होगा आंसर वह कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच गिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, हमने बोला है आपसे कभी भी आपको मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, या फिर आपका यहाँ पर देखिए ये आपका व्रत है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को तो कभी आपको सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा ही आप मारोगे वहाँ पर तुक्का। हमने बोला कि ये आपका प्रश्न दिया गया है किसका है, व्रत का है, सीधा 11 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा। हमने बोला यहाँ पर देखें तो 11 से आपका 88 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 11 एकम 11, यहाँ पर 3 बचा, तो ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। हमने बोला 11 दूनी 22, यहाँ पर 2 बचा, तो ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। हमने बोला 11 चौक 44, यहाँ पर आपका 2 बचा, 11 दूनी 22, ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। हम सॉल्व क्यों करेंगे, जब हमें आंसर सीधा सीधा मिल रहा है तो हम उसे सॉल्व क्यों करने लगे। मेंसुरेशन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, m+3, m+5, m+6, m+9, m+12 का माध्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे माध्य बोला जाता है, तो आपको सभी संख्याओं का योग करके उन्हें उतनी संख्या होंगी उससे डिवाइड करना होगा। यदि आपसे देखिए इस प्रकार से बोल दिया जाए कि यदि माध्य का बोल दिया जाए तो आपको सिर्फ मिडिल वाला नंबर लेना है। ठीक, यदि माध्य का बोल दिया जाए तो सिर्फ आपको मिडिल वाला नंबर लेना है, और माध्य बोल दिया जाए तो आपको पूरा उसे सॉल्व करना ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है, सबसे पहले तो आपको इन्हें आरोही क्रम में सजा लेना होता है, और आरोही क्रम में इसे सजाओ या नहीं सजाओ, आप तो सिर्फ इसका क्या करना है कि सभी संख्याओं का योग करके उसका यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यह कि योग कैसे करना है। सबसे पहले हम देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है आपका 5m हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितना है आपका, तो देखिए 12 19 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30 और 5 35, कितना हो गया आपका 35 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 से इसे काटोगे तो 5 7 35 हो गया, यहाँ पर सीधा सीधा हमारा 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि m+7 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि पूरी तरह से यदि आपको समझ नहीं आया हो तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने बोला कि 5m प्लस यहाँ पर कितना था, हमने 35 ऐड किया था, तो ये कितना हो गया आपका 35 हो गया, सबका योग तो ये हो गया, बट्टे आपका 5 हो जाएगा। 5 से इसे काटा, 5 एकम 5, यानी कि एक m बन गया, प्लस 5 से इसे काटा, 5 7 35, यहाँ पर कितना बन गया 7 बन गया। तो हमेशा ही आप याद रखोगे, जब कभी भी आपको इस प्रकार से संख्या दी जाएंगी, प्लस में दी जाए या माइनस में दी जाए, तो हमेशा ही दोनों संख्याओं में डिवाइड करना होता है। ठीक, हमेशा याद रखना कि दोनों संख्याओं में डिवाइड करना होता है, क्योंकि वहाँ पर अचर संख्या दे दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ये m दे दिया गया है, x दे दिया जाए, y दे दिया जाए, कुछ भी इस प्रकार से लगा के दे दिया जाए, तो हमेशा दोनों संख्याओं में डिवाइड करना होता है। ठीक, ये चीज़ आपको नहीं पता हो तो आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा m+7, तो m+7 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, √3 प्लस √11 का स्क्वायर एक कैसी संख्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसे आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक, आपको देखिए क्या करना है, वहाँ पर यदि कोई भी आपकी एक रूट के अंदर कोई भी संख्या है, रूट के अंदर कोई भी संख्या है और यदि वह संख्या बाहर निकल रही है, यदि वह संख्या आप बाहर निकाल पा रहे हो, तो वह कभी भी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, वह आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि रूट के अंदर कोई एक ऐसी संख्या है जिसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, तो वह हमेशा ही आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पर जैसे कि रूट के अंदर यदि हम 4 रखें तो 4 को आप किस प्रकार से निकालोगे, 2 के रूप में आप बाहर निकाल दोगे। और यदि यहाँ पर हम यदि इसी प्रकार से रूट के अंदर यदि हम 2 रख दें तो क्या 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो √2 जो होगा वह आपका अपरिमेय संख्या, और √4 जो है उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब जो बात हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी आपकी अपरिमेय संख्या है, कोई भी आपकी अपरिमेय संख्या है, और यदि आप उसके साथ कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दो या घटा दो, ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी आपकी अपरिमेय संख्या है और उसके साथ यदि आप कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दो या घटा दो, वह कभी भी हमेशा ही परिमेय संख्या नहीं बन सकती, वह हमेशा ही अपरिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये रूट के अंदर 11 है और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 11 बाहर आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका 11 बाहर आ गया तो ये तो आपका एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय, आपकी परिमेय संख्या हो गई। कोई भी आपकी संख्या होती है तो वह हमेशा परिमेय होती है, चाहे वह प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब यहाँ पर हमने देखा ये क्या है, √3, लेकिन √3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या के साथ आप एक परिमेय संख्या को ऐड करो या फिर आप माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, वह हमेशा ही आपकी इरेशनल नंबर बनेगी, यानी कि अपरिमेय संख्या ही बनेगी। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 10 सेबों के नमूनों में एक सेब की औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों में तुक्का किस प्रकार से लगाया जाता है आपको अच्छे से पता ही होगा, शायद हमने आपको पहले भी ये प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न कराया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधा ही करना क्या होता है कि यहाँ पर देखिए सबका यहाँ पर टोटल जो आपका औसत भार यहाँ पर जो बताया गया है एक सेब का वो कितना है, 104। यहाँ पर हमने बोला कि कितने की कमी की गई है, तो भार यहाँ पर 20 ग्राम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। 20 ग्राम यदि कम कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, पूर्ति करनी होगी। तो यहाँ पर 20 जो है वह इसमें सीधा ही आप जोड़ दो, तो 104 में यदि आप 20 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, 124। तो 124 ग्राम हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे यहाँ पर ये बोलता कि 20 ग्राम अधिक दिखाया गया, 20 ग्राम क्या अधिक दिखाया गया, तो हम वहाँ पर क्या करते, जोड़ने की जगह वहाँ पर हम क्या कर देते, घटा देते। ठीक, सीधा ही बस इतना सा आपको करना था। ठीक, तो यहाँ पर 124 ग्राम हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कम करने की बात कर रहा है तो वहाँ पर जोड़ दो, और यदि ज़्यादा करने की बात कर रहा है या फिर अधिक करने की बात कर रहा है तो उसमें से क्या करोगे, आप सीधा घटा दोगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि tan² θ = cot थीटा इस प्रकार से दिया गया है तो थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं कि उन्हें सिर्फ आपको याद रखना है, सीधा ही आप आंसर मारोगे, सॉल्व करने की कभी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यदि ये प्रश्न कभी भी आपको इस प्रकार से दिख जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान समझिए। यहाँ पर आपका थीटा के साथ जो भी आपका दिया गया है, ये आपका किस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है। यदि आपका प्लस में दिया गया है, देखिए प्लस में दिया जाए या माइनस में दिया जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा ही आपको क्या करना है, इसे 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। जो भी आपका आ रहा है उसे आपको 3 से माइनस कर देना है। यदि आपका यहाँ पर ये प्लस में दिया है और यदि आपका ये माइनस में दिया होता तो अब आप क्या करते कि 30 में उसे ऐड कर देते। ध्यान से समझ लीजिए, हमने क्या बोला है कि इस थीटा के साथ जो भी वैल्यू दी गई होगी उसे आप 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना आया आपका, 2 आया। अब ये 2 जो है, यदि ये थीटा के साथ जो वैल्यू दी गई है वो किस में, प्लस में है। यदि ये प्लस में है तो 30 में से आप उसे माइनस कर दोगे। यदि आपकी वैल्यू जो है भाई यदि माइनस में दी जाती तो 30 में आप ऐड कर देते, और यहाँ पर किस में दी हुई है, प्लस में दी हुई है, तो 30 में से आप 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 28।
तो 28 कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए 28 डिग्री यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अगर इसका आप सॉल्यूशन भी चाहते हो तो सॉल्यूशन भी हम आपको करा देंगे, लेकिन आपका ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, इस ट्रिक से ही आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना देखना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट, और थीटा के साथ कोई भी आपकी इस प्रकार से वैल्यू दे दी जाएगी तो उसे सीधा अपने 3 से डिवाइड कर देना है। प्लस में देखे तो उसे माइनस कर दो, और माइनस में देखे तो उसे प्लस कर दो। ठीक, इतनी से आपको करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √8 + √18 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने हमेशा ही आपको क्या बोला है कि जब कभी भी आपको करड़ी की बात की जाएगी तो करड़ी के आपके दोनों जो पक्ष होंगे उसमें सदैव आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में आपको कॉमन बना लेना है। यदि आपने कॉमन बना लिया तो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे सेकंडों में। यदि आप कॉमन नहीं बना पाए तो वहीं पर आप खोते रह जाओगे, इसमें बस प्रश्न में खो जाओगे आप। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने बोला कि यहाँ पर क्या है 8 है और यहाँ पर क्या है 18 है। हमने बोला इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोले सर यहाँ पर आपका 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर आपका 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है। तो हमने बोला 2 चौक 8 होता है और ये कितना होता है 2 नाम 18 होता है। हमने बोला यदि ये रूट के अंदर लगे हुए हैं, रूट के अंदर लगे हुए हैं और बीच में यदि प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये √2 जो है ये √2 है, तो ये तो √2 जैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए √2 कहाँ पर दिख रहा है, आपको सिर्फ √2 यहाँ पर दिख रहा है और कहीं पर भी आपको √2 नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5√2। अब यहाँ पर देखिए इसे पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला √2 आपको अंदर दिख रहा है, तो √2 तो आपका आना ही आना है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये कितना है आपका 4 है, तो 4 रूट से बाहर निकल आएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसमें बोला ये कितना है 9 है, तो 9 आपका बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5√2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5√2 हमारे यहाँ पर आंसर है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो आपकी संख्या दी गई है ना, ये आपकी संख्या कोई भी यदि भाज्य संख्या होती, क्या होती, यदि भाज्य संख्या होती तो यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रिक लगा देते। अब यहाँ पर देखिए ये भाज्य संख्या नहीं है, यदि ये सम संख्या भी होती तो भी यहाँ पर हम ट्रिक लगा कर देख लेते, लेकिन ये आपकी क्या है एक अभाज्य संख्या है, इसमें यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी और यहाँ पर इसमें हमें क्या करना होगा, सीधा ये इसे सॉल्व ही करना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4 अंकों की संख्या तो ये हो गई, किसे विभाजित करना है 83 से विभाजित करना है। हम 83 से विभाजित करेंगे तो 83 से 1 83, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे 9 उतार लेंगे। अब 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर 2 बार में ये डिवाइड होना चाहिए, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, कितना बचा आपका 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये 9 उतार रखा है पहले से ही, अब ये 9 उतारेंगे तो कितना आया आपका 39 आया, यानी कि 39 एक ऐसी संख्या है जो कि आपकी ज़्यादा हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें 9999 में से 39 को हमें क्या करना है माइनस कर देना होगा, तो यह संख्या होगी जो वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 9 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इकाई अंक 0 कहाँ पर है, तो देखिए इकाई अंक 0 यहाँ पर नहीं है, इकाई अंक 0 यहाँ पर नहीं है, इकाई अंक 0 यहाँ पर नहीं है, इकाई अंक 0 यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।